नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका। और हम आरपीएससी पेपर फर्स्ट हिस्ट्री वाला सेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आज जो है हम मुगल राजपूत संबंध देख रहे थे। और मुगल राजपूत संबंध में हमने विरोधी जितनी भी नीति थी, जितने भी राजपूत शासकों ने मुगलों के विरुद्ध नीतियां अपनाई थी, उनमें अपन ने 4 से पढ़ ली थी। ठीक है, आज अपन जो है बात करेंगे मुगल राजपूत संबंधों में मानसिंह जी की क्या भूमिका रही थी। क्योंकि आपके जो सिलेबस में है, मुगल राजपूत संबंधों में जो पक्ष की नीति है, जो जिन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा है मुगलों से, उस नीति में जो है दो शासक आपके यहाँ पर खड़े उतरते हैं, एक मानसिंह जी और एक बीकानेर वाले राय सिंह जी। ठीक है, तो आज अपन मानसिंह देखते हैं। ठीक है, तो मानसिंह में अपन जो मानसिंह का शासनकाल पढ़ेंगे, उसके अपन 3 चरण देखते हैं मुख्यतः। ठीक है, आप देखिए किसी भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि जब अपन किसी भी राजपूत अगर परिवार में आज भी आप देखोगे, तो वहां पर एक उपाधि मिलती है भंवर की। भंवर की उपाधि मिलती है, एक मिलती है कुंवर की उपाधि। ठीक है, तो भंवर और कुंवर की उपाधि कब दी जाती है? देखिए, जब भी कभी अगर कोई व्यक्ति जिसका दादाजी जिंदा है, ठीक है, तो दादाजी जिंदा है तब तक वो क्या रहेगा? भंवर। ठीक है, दादाजी एक्सपायर हो गए, अब उसके सिर्फ पिताजी जिंदा है, तो वो क्या रहेगा? कुंवर। ठीक है, तो जिस दिन उसके दादाजी एक्सपायर हो गए, तो उस दिन से वो कुंवर बन गया। ठीक है, और जिस दिन उसके पिताजी बन जाएंगे, तो वो खुद ही यहाँ पे जो है स्वामित्व धारण कर लेगा, वो खुद राजा बन जाएगा। तो जितने भी पुराने राजपूत परिवार है, वहां पर भंवर और कुंवर की आपको उपाधियां मिलेगी। तो हम जो है मानसिंह का जो कार्यकाल पढ़ेंगे, वो इन्हीं उपाधियों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भंवर मानसिंह पढ़ेंगे। भंवर मानसिंह वो वाला समय है जब तक इनके दादाजी भारमल जी जिंदा है, तब तक का समय। फिर उसके बाद कुंवर मानसिंह पढ़ेंगे जब तक इनके पिताजी जिंदा है ना। पिताजी कौन? भगवंत दास जी। भगवंत दास जी जिंदा है तब तक कुंवर मानसिंह पढ़ेंगे। फिर राजा मानसिंह जी बन जाएंगे तो राजा वाला काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही बेसिक चीज है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इतिहासकारों ने मानसिंह के काल को विभाजित किया है, इसलिए मैं आपको उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। हो, अब देखिए आप इसमें आप देखते हैं, तो मानसिंह का सबसे पहले आपको राजा कब बना था? वो 1589 में राजा बना था। लेकिन सबसे पहले जो इसका जन्म हुआ था, वो मौजमाबाद में हुआ था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जयपुर कोई पूछ लेगा, ऑप्शन में देखिए मौजमाबाद देगा, आमेर भी देगा, जयपुर देगा, या कोई और दूसरा स्थान दे देगा, दिल्ली दे देगा। ठीक है, तो आप जो है आंसर याद रखना कि राजा मानसिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? मौजमाबाद में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि भंवर मानसिंह के रूप में उनकी क्या भूमिका थी। तो भंवर मानसिंह का काल तब तक जब तक इनके दादाजी भारमल जिंदा है। ठीक है, तो भारमल के शासन काल तक जो काल है, वो है इनका भंवर काल, भंवर मानसिंह का काल। तो भंवर मानसिंह का काल 74 तक रहता है, 62 से। ठीक है, जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने जो है मुगल सेवा ज्वाइन कर ली थी, है ना। तो मुगलों के सानिध्य में ये कार्य करना शुरू कर दिया था 12 वर्ष की अवस्था से। उसके इसमें जो है ये 2 कार्य करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला कार्य करेंगे, ये रणथंभौर अभियान को लीड करेंगे अपने पिताजी के साथ। ठीक है, तो अपने पिताजी के साथ जो है रणथंभौर अभियान को लीड करेंगे। और इस समय जो है भगवान दास जी जाएंगे सुरजनहाड़ा को समझाने। तो उस जो सुरजनहाड़ा को समझाने के लिए जब जाएंगे, तो उनके साथ जो थे उस समय कौन उपलब्ध थे? मानसिंह जी उपलब्ध थे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि रणथंभौर अभियान में जो है मानसिंह जी, भंवर मानसिंह जो है एक सेनापति के रूप में किसका सहयोग करते हैं? अपने पिता भगवंत दास का। ठीक है, फिर इसके बाद गुजरात अभियान होता है। तो गुजरात अभियान में जो है ये 3 बार जो है युद्ध करेंगे गुजरात अभियान में। पूरे अकबर का गुजरात अभियान होता है 1570 के आसपास, है ना। उस समय जो है 3 बार ये अभियान करेंगे। एक तो शेर खां फौलादी और उनके पुत्रों के विरुद्ध। ठीक है, तो एक युद्ध करेंगे वो शेर खां फौलादी और उनके पुत्रों के विरुद्ध। दूसरा युद्ध सरनाल का युद्ध जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम मिर्जा नाम का एक अफगान होता है। तो इब्राहिम मिर्जा जो है वो मुगलों का ही एक तरीके से संबंधी होता है। तो इब्राहिम मिर्जा और अफगान उसने अफगानों के समर्थन के साथ जो है मुगलों के विरुद्ध जो है अपने गुजरात अभियान किया था। ठीक है, तो गुजरात में अटैक कर दिया था इब्राहिम मिर्जा और अफगानों ने। तो उस अभियान को दबाने के लिए कौन जाते हैं? भंवर मानसिंह। ठीक है, तो सरनाल का युद्ध होगा, तो भंवर मानसिंह उसमें जो हरावल का नेतृत्व है वो कौन करेगा? हरावल मतलब सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसको हरावल कहते हैं, और जो सेना का पिछला वाला भाग होता है उसको चंद्रावल कहते हैं। तो सेना के अग्रिम भाग को लीड करने वाला काम किसने किया था? भंवर मानसिंह ने। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि शेर खां फौलादी के विरुद्ध सरनाल के युद्ध में और डूंगरपुर में आक्रमण। जब वहां से गुजरात से लौटेंगे, तो गुजरात से लौटते हुए डूंगरपुर होके जाएगी सेना। तो डूंगरपुर का जो शासक था आस्करण, वो भी अकबर के विरुद्ध जो है अपनी पताका बुलंद कर रहा था उस समय। तो मानसिंह को आदेश दिया गया कि आप जो है जाके आओगे
तो मिलके आता ना आस्करण जी से कि क्या प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। जब आस्करण ने मिलने से मना कर दिया तो जो है मानसिंह जो है सीधा अटैक करता है आस्करण पे। तो आस्करण के दो भतीजे रहते हैं, बाघा और दुर्गा। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है इनसे, लेकिन भविष्य में मेरे को फुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, बाघा और दुर्गा की जोड़ी की बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो बाघा और दुर्गा किसके भतीजे थे? वो थे डूंगरपुर शासक आचकरण के भतीजे। और डूंगरपुर शासक आचकरण के भतीजे थे, तो इन पर जब डूंगरपुर में आक्रमण करेगा कौन? मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह आक्रमण करेगा तो वो जो है बाघा और दुर्गा जो है उस युद्ध में शहीद हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बाघा दुर्गा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं? डूंगरपुर अभियान के दौरान। जो कौन करेगा? मानसिंह जी, ठीक है। तो ठीक है, ये आपसे मुख्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जब कुंवर अवस्था आती है, जब इनके दादाजी भारमल का देहांत हो जाता है और इनके पिताजी भगवंत दास जी शासक बनते हैं, तो भगवंत दास जी के शासन काल में, है ना, तो भगवंत दास इस समय शासन काल, भगवंत दास जी का शासन काल होता है आमेर पर। तो भगवंत दास के शासन काल के दौरान जो है इन्होंने जो है मुख्यतः 4 काम, इंपॉर्टेंट काम किए, ठीक है। तो जब डूंगरपुर में एक सफल अभियान आयोजित करते हैं कौन? मानसिंह, तो अकबर का विश्वास बढ़ जाता है कि ये आदमी काम का है, ठीक है। तो उन्होंने जो है 1576 में, है ना, तो डूंगरपुर जीत के आ ही रहे थे, तो उसी समय जो है 1576 में आपकी प्रताप से भी मिल के आना। तो एक शिष्टमंडल जब उसने भेजे थे, 4 शिष्टमंडल अपन ने देखे थे, तो जमा भट्टो से नाम से याद कराया था। तो दूसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? मानसिंह के नेतृत्व में। तो उस समय अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था, उदय सागर पाल के पर जो है ये शिष्टमंडल आयोजित करवाया जाता है, और इसमें जो है प्रताप द्वारा मानसिंह का अपमान किया जाता है, और इसकी चर्चाएं बहुत सारे अपने को इतिहासकार करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी थी उस समय, है ना। तो ये प्रताप पर जो शिष्टमंडल भेजा गया था दूसरा, उसमें 1576 में मानसिंह लीड करता है उस शिष्टमंडल को। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। फिर उसके बाद 1581 में मिर्जा हकीम रहता है काबुल का, अपने एक तरीके से काबुल दुर्ग जो है इस मिर्जा हकीम के अंडर ही होता है। तो मिर्जा भी एक तरीके से, ये मिर्जा हकीम जो है वो अकबर का चाचा का लड़का था, मतलब अकबर का भाई हो गया, एक तरीके से चचेरा भाई हो गया, ठीक है। तो मिर्जा हकीम क्या है, उन्होंने जो है मुगलों के खिलाफ जो है अपनी धाक जमा रखी थी उस क्षेत्र में, अफगान क्षेत्र में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है 1581 के आसपास जो है मानसिंह को भेजा जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, कि मानसिंह जाओ और मिर्जा हकीम को जो है, मिर्जा हकीम का जो विद्रोह है वो आप दबा के आओ, ठीक है। तो मिर्जा हकीम का विद्रोह भेजा जाता है मानसिंह के नेतृत्व में, और वहां पर जो है 5 जो कबीले थे, 5 कबीले थे प्रमुख, ठीक है। उनमें यूसुफ जाई कबीला भी एक प्रमुख कबीला था। तो 5 कबीलों को हरा कर मानसिंह जी ने जो है वो पचरंगी, उसको 5 कबीलों को हराए, इसलिए जो मानसिंह जी ने उस समय जो ध्वज बनाया अपना, ठीक है, पहले झाड़शाही ध्वज चलता था इनके यहाँ पे आमेर में, तो झाड़शाही के स्थान पे एक पचरंगी ध्वजा बना दी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है अफगानिस्तान के 4-5 कबीलों को जो है विजय प्राप्त करी थी, 5 कबीलों पर, तो इसलिए पचरंगी ध्वजा हो गई इनकी, ठीक है। पहले झाड़शाही झंडा था इनका जिसपे झाड़ का चिन्ह बना हुआ था, ठीक। बाद में पचरंगा ध्वजा जो है इन्होंने अख्तियार कर ली उसके बाद। फिर उसके बाद 81 में क्या किया? अफगानिस्तान को हरा दिया। 85 में काबुल की सूबेदारी ले ली, ठीक है। तो 85 तक जो है पूरा तरीके से जो है अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल किनका हो जाता है? मुगलों का। मुगलों की तरफ से लीड कौन कर रहे थे? अपने मानसिंह जी, ठीक है। तो मानसिंह जी ने जो है इससे प्रसन्न होकर अकबर ने सोचा कि यार ये आदमी जिम्मेदार है, और इसको जो है अपन ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि काबुल की सूबेदारी संभाले। तो सूबेदार उस समय जो है एक ऐसा पद हुआ करता था जो राजा के बाद सारी जो बातें मानी जाएगी ना, राजा सबसे इंपॉर्टेंट तो मुगल बादशाह हो गया, बादशाह के बाद जो डायरेक्ट अधिकारी है ना वहां पे सेंटर का, ये गवर्नर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, वो उस समय का राज्यपाल था किसी राज्य का, ठीक है। और वो भी राज्यपाल जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की शक्तियां हैं, ऐसा राज्यपाल। तो गवर्नर जो है वो काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है, किसको? अपने मानसिंह को। तो कुंवर मानसिंह जी थे जो 1585 में काबुल की सूबेदारी की जाती है उनके द्वारा। फिर 87 में बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है, और बिहार की सूबेदारी करके वो बिहार की अराजकता जो है, उस समय जो है बिहार में काफी समय तक कोई भी शासक नहीं था, कोई भी शासन नहीं था, तो वहां की अराजकता को समाप्त करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मानसिंह जी द्वारा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस शासक, राजस्थान की किस शासक द्वारा बिहार की अराजकता समाप्त करके वहां पर एक शासन तंत्र की स्थापना की जाती है? तो वो शासक कौन था? अपना मानसिंह, ठीक है। अभी ये कुंवर फेज में ही है, अभी शासक नहीं बना है, लेकिन इसी दौरान बिहार, जब बिहार में 87 में 1587 में बिहार में सूबेदारी संभालता है, और बिहार की सूबेदारी संभालने के 2 वर्ष बाद 89 में इनके पिताजी भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। और पिताजी की मृत्यु के बाद जो है पटना में, क्योंकि बिहार में है वो, तो पटना में वहां पर जो है उनका राज्याभिषेक किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस शासक का, आमेर के शासक का राज्याभिषेक राजस्थान में ना होकर बिहार में हुआ था, या पटना में उनका राज्याभिषेक हुआ था? तो वो कौन से शासक थे? अपने मानसिंह जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना।
ठीक है। तो ये अपने प्रताप कुंवर मानसिंह के समय जो है प्रताप की अपने सॉरी मानसिंह के समय स्थिति ये रहती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि 89 में जो है मानसिंह जी जो है अपने आमेर के राजा बन जाते हैं। आमेर के राजा बनते ही उन्होंने जो है बिहार के गवर्नर के रूप में 3 काम किए, ठीक है। आमेर का राजा बन गया, ठीक है, आमेर आया वापस चला गया, वापस बिहार का गवर्नर था ही उस समय। तो बिहार में 3 काम किए। एक तो गिद्धौर के शासक थे पूरणमल, उनको परास्त किया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि गिद्धौर जो है वो उसके शासक कौन थे? वो पूरणमल थे, ठीक है। तो पूरणमल को हराने वाले, गिद्धौर के शासक पूरणमल को हराने वाले जो शासक थे, राजस्थान के कौन से राजपूताना के शासक थे? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो गिद्धौर का जो है वो गिद्धौर में पूरनमल को हराने वाले शासक भी यही थे। इसके बाद जो है 1590 में खड़गपुर में संग्राम सिंह को हराते हैं, ठीक है। खड़गपुर में संग्राम सिंह को हराने का श्रेय भी किनको जाता है? मानसिंह को जाता है। फिर हाजीपुर में गणपत को हराने का श्रेय भी किसको जाता है? मानसिंह को जाता है। तो 3 काम करेंगे, गिद्धौर में पूरनमल को हराएंगे, खड़गपुर में संग्राम सिंह को हराएंगे और हाजीपुर में गणपत को हराएंगे। ये आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से मानसिंह द्वारा बिहार में किन किन राजाओं को हराया गया, ठीक है। 3 नाम ये दे देंगे, चौथा कोई और नाम दे देंगे, ठीक है। फिर एबीसीडी में पूछ लेंगे समुच्चय के रूप में, ठीक है। ए बी बी सी, है ना, ए बी सी, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं वो प्रश्नों को। तो आप है ना इस चीज को कंसिडर कर लेना, ध्यान दे देना। हल्का फुल्का अगर आपको देखा हुआ शब्द रहेगा ना तो आप लगाने में भी आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखना इन चीजों को। फिर उसके बाद उड़ीसा में भी विद्रोह होता है, ठीक है। बिहार के गवर्नर रहते हुए भी मानसिंह को उड़ीसा में भेजा जाता है विद्रोह को दबाने, ठीक है। मुगलों के खिलाफ जब उड़ीसा में विद्रोह होता है तो उसमें जो है अफगान कतलू खां था। दो अफगान शासक थे। अफगानों ने, क्योंकि अफगानों से सत्ता छीन के मुगल शासक बने थे, तो मुगलों के खिलाफ जो है अफगानों ने अपनी बगावत वापस कंटिन्यू कर रखी थी। तो उस समय 2 शासक थे अफगानों के, कतलू खां और नासिर खां, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर इब्राहिम, जब सरनाल का युद्ध होगा ना तो अफगानों ने ही इसका समर्थन किया था, क्योंकि मुगल जो है वो अफगानों को हरा के शासक बने थे दिल्ली के, ठीक है। तो आप देखोगे अफगानों में कतलू खां और नासिर खां जो है विद्रोह कर देते हैं मुगलों के खिलाफ, और बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में जो है मानसिंह जो है इनको हराएगा। बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में मानसिंह जो है डोमिनेट करेगा कतलू खां और नासिर खां के विरुद्ध। तो ये आपसे ये प्रश्न, नए प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकते हैं कि बीनापुर का युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप बता देंगे उड़ीसा में हुआ था। सारनगढ़ का युद्ध उड़ीसा में होगा, और कौन लीड करेगा उसको? मानसिंह लीड करेगा। मानसिंह एक तरफा जीतेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है खुर्दा, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है खुर्दा, वहां पे एक शासक हुआ करता था रामचंद्र। तो खुर्दा के शासक रामचंद्र ने जो है मानसिंह के विरुद्ध आत्मसमर्पण किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचंद्र, खुर्दा के शासक रामचंद्र ने किस राजपूत शासक के समक्ष आत्मसमर्पण किया? राय सिंह ऑप्शन में देगा, ठीक है। प्रताप भी ऑप्शन में देगा, प्रताप तो नहीं देगा, मानसिंह देगा, और जो भी अपने बाद के शासक है वो ऑप्शन में दे सकता है। तो आप जो है आंसर किसको लगाओगे? मानसिंह को लगाओगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका। फिर बंगाल की सूबेदारी में आप देख लीजिए, तो बंगाल वाला एरिया है, बिहार में सूबेदार है, बिहार की सूबेदारी हटा के बंगाल में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो बंगाल में सूबेदार बनेंगे 1594 में। 1594 में जैसे सूबेदार बनेंगे, देखोगे आप, राजधानी बनाया गया अकबरपुर को सबसे पहले। अच्छा, बिहार में एक शहर बसाएगा जिसको अपन बोलते हैं मानपुर, आगे अपन स्थापत्य में देख लेंगे। तो मानपुर नामक शहर बसाएगा बिहार में। फिर देखते हैं बंगाल में सूबेदार रहेगा 1594 में, और वहां पे जो है राजधानी रहेगी अकबरपुर, जिसको राजमहल भी कहा जाता है। तो वर्तमान में जो राजमहल वाली जगह है ना, राजमहल एक शहर बंगाल में, उसको जो है अकबरपुर नाम से इसने बसाया था, उसको नाम ही राजमहल कहते हैं ना। पहले जो है बंगाल की राजधानी हुआ करती थी टाडा में, ठीक है। टाडा या टांडा में राजधानी हुआ करती थी, उसको अकबरपुर या राजमहल लेके आया। उसके बाद 1603 में जो है अकबर ने इसी यहाँ पे एक सफलतापूर्वक कार्य किया है, वो बंगाल सूबेदार के तौर पर, क्योंकि बंगाल के सारे सूबेदार जो है ना कभी जो है, जो सेंट्रल पावर होती थी ना दिल्ली में, उसको उसके खिलाफ कार्य करते रहते थे। लेकिन यहाँ पे मानसिंह की जितनी सफलता रही ना, उसको देखते हुए अकबर ने 1603 में क्या किया, इसको 7,000 का मनसब दिया, ठीक है। 7,000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि, ये 2 चीजें किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको? मानसिंह को। तो ये दोनों चीजें दी, 7,000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि, और ये देके जो है इनसे कहा कि आप जो है बंगाल के प्रमुख सूबेदार रहोगे, ठीक है। और 7,000 का मनसब पाने वाला उस समय राजपूताना का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? मानसिंह। और सबसे पहले 7,000 का मनसब प्राप्त करने वाला राजपूताना का शासक कौन था? वो भी मानसिंह था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 7,000 का मनसब सिर्फ मुगल राजघराने के किसी प्रमुख व्यक्ति को ही दिया जाता था, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ठीक है। 7,000 का मनसब ऐसे नॉर्मली किसी आदमी को नहीं दे दिया जाता था कभी भी, ठीक है। मनसब एक पदवी है एक तरीके से आप देखो, तो पदवी तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दी जा सकती है। भारत रत्न आप हर किसी को थोड़ी दे दोगे, ठीक। तो 7,000 का मनसब आप मुगल हर किसी को नहीं देते थे, ये भी ध्यान रख लेना आप, है ना। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, 2 साल बाद ही, जब फर्जंद की उपाधि 7,000 का मनसब मिला।
तो उसके बाद जो है जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर का एक पुत्र होता था खुसरो, ठीक है। तो खुसरो जो है मानसिंह की बहन थी मानीबाई, उसका पुत्र हुआ करता था खुसरो। तो मानीबाई का पुत्र था खुसरो, तो मानसिंह का हुआ भांजा, ठीक है। तो भांजे को जो है मानसिंह शासक बनाना चाहता था, तो उसको अप्रत्यक्ष तरीके से जो है वो उसको सपोर्ट करता है, किसको, खुसरो को। तो खुसरो को सपोर्ट करता है 1605 में। लेकिन खुसरो का जो षड्यंत्र था उसका पता किसको लग जाता है, जहांगीर को। तो जहांगीर को जैसे पता लग जाएगा, खुसरो के विद्रोह को दबा दिया जाता है और बाद में उसको अंधा करवा के ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था कि जब खुसरो षड्यंत्र का पता लगता है और उसमें जहांगीर को मानसिंह की मिलीभगत का भी आइडिया लगता है, तो जो है जहांगीर मानसिंह से नाराज हो जाता है और जहांगीर मानसिंह से नाराज होकर इसको दूर से दूर पटकना चाहता है, ठीक है। तो दूर से दूर पटकना चाहेगा तो सबसे दूर कौन सा प्रांत होगा भारत में, दिल्ली से सबसे दूर प्रांत होगा बंगाल। तो बंगाल की तीसरी सूबेदारी दी जाती है इसको, और तीसरी सूबेदारी में इसके सारे पावर हटा दिए जाते हैं। तो पहले जो है इनको निजामती और दीवानी दोनों राइट्स है। निजामती राइट्स और दीवानी राइट्स क्या होते हैं, देखो निजामती राइट्स जो भी होते हैं ना, निजामती अधिकार वो होते हैं जब आदमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाले, पुलिसिंग का कार्य करे। तो स्टेट में दो ही टाइप के काम हो सकते हैं, या तो आप पैसे वसूल करोगे स्टेट से, या फिर आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे। दो ही टाइप के काम हो सकते हैं स्टेट में। तो दोनों टाइप के काम जो थे, पहले पहले की सूबेदारियों में इनको दोनों टाइप के काम मिल रहे थे अकबर के टाइम। लेकिन जहांगीर ने सिर्फ इनको निजामती अधिकार दे दिए, मतलब तू पैसे का हिसाब किताब मत रख, तू सिर्फ जाके लॉ एंड ऑर्डर देख, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि निजामती अधिकार जो है बंगाल की तीसरी सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह को दी जाती थी, जबकि दीवानी सूबेदारी जो है वो किसको दे दी जाती है, वजीर खां को, ठीक है। तो वहां का विश्वसनीय था इसका जहांगीर का वजीर खां, उसको दे दी जाती थी। इससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस भी बना रहेगा कि अगर मानसिंह वहां से कोई विद्रोह की भावना ना पनप जाए, मानसिंह वहां विद्रोह करवा दे, ठीक है, मुगलों के विरुद्ध कोई आचरण करे, तो आप जो है वजीर खां को बोल दिए कि तुम मेरे को सीधा कॉन्टेक्ट करना, ठीक। तो ये चीज मानसिंह के खिलाफ हुई जहांगीर के समय में। फिर मानसिंह का डिमोशन होता ही गया, ठीक है। डिमोशन होते होते जो है इसको जो है दूर से दूर भेजता रहा, दक्षिण भारत भेज दिया। तो 1609 में जो है मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया जाता है, और 1614 में अलीचपुर नामक स्थान जो पड़ता है महाराष्ट्र में, अलीचपुर में जो है मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये था अपना पूरा मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है, अलीचपुर में। अब आप देखिए मानसिंह का पूरा आप शासनकाल देखोगे ना, वो घर पे कभी नहीं रहा, वो बाहर ही रहा मैक्सिमम टाइम में, है ना। तो मानसिंह ने फिर भी सांस्कृतिक उपलब्धियों के नाम पे बहुत कार्य किया है। मानसिंह बाहर रहते हुए भी अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि, अपने राजपूताना के कल्चर को नहीं भूला, और उसने जो है स्थापत्य में बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे अपने कार्य कराए, बहुत सारे नगर बसवाए। इवन इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग भी रहते थे, ठीक है। तो आप देखते हैं मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है। तो मानसिंह के समय में कुछ महत्वपूर्ण दरबारी थे, ठीक है। एक मानसिंह के भाई थे माधो सिंह जी, ठीक है। मानसिंह के भाई थे माधो सिंह जी शायद। तो माधो सिंह जी ने क्या किया था, माधो सिंह जी के दो दरबार में दो व्यक्ति थे, एक पुंडरिक विठल और एक थे दलपत राय। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दो नाम याद रखना, ये दोनों महत्वपूर्ण दरबारी रहे। एक तो पुंडरिक विठल और एक दरबारी थे अपने दलपत राय। तो ये दोनों याद रख लेना आप। तो पुंडरिक विठल और दलपत राय बहुत फेमस साहित्यकार हो, और आपसे जो है अगर मानसिंह के दरबारियों में से कोई पूछे जाएंगे तो ये दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये उसके भाई माधो सिंह जी के दरबार में जरूर रह रहे, लेकिन जो है मानसिंह के दरबारी कहलाएंगे, ठीक है। उस समय शासक कौन है, मानसिंह ही, ठीक है। तो पुंडरिक विठल के बारे में आप देखिए, तो पुंडरिक विठल की 5 किताबें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, 5 किताबें, ठीक है। दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, राग मंजरी और रागमाला, ठीक है। तो आप ये 5 नाम कैसे भी याद करो, लेकिन इसको याद करो। कैसे याद कर सकते हो आप एक कल्पना कर सकते हो, जिसमें जो है एक थाली है, थाली जो है वो चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी रात में जो है थाली में क्या रखी हुई है, एक माला रखी हुई है। तो चंद्रमा के प्रकाश में है थाली, तो राग चंद्रोदय, ठीक है। फिर थाली में क्या पड़ी हुई है, एक माला पड़ी हुई है फूलों की, तो माला, राग माला, ठीक है। फिर राग मंजरी, जो अपन तुलसी जी का जो ऊपर के बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंजरी, है ना। तो उसको भी माला के बीच में उसको क्या, किसको रख दो, उस मंजरी को। अब आप ये कल्पना करो, एक थाली रखी हुई है, उसमें एक माला रखी हुई है, चांदनी रात पड़ी हुई है, और उसके बीच में एक मंजरी रखी हुई है। तो 4 किताबें आपको याद होगी, नहीं होगी, ठीक है। चांद उगा हुआ है तो राग चंद्रोदय, माला रखी हुई तो रागमाला, वो मंजरी रखी हुई तो राग मंजरी, ठीक है। तो ये 3 रागे याद हो गई आपको, और आप नृत्य कर रहे हो, नर्तन निर्णय, ठीक है। आप दुगने हो गए हो फूल के, या दुगना प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा का, तो ऐसे याद रख लो। तो दूनी प्रकाश, दुगना प्रकाश पड़ रहा है ना चंद्रमा का, तो दूनी प्रकाश, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी, आपका जैसा भी माइंड चले ना, कि जैसा भी दिमाग चले,
फैक्चुअल डेटा को आपको ऐसे ही रटना होता है, क्योंकि और कोई माध्यम ही नहीं है आपके पास रटने का। तो आप एक इमेजिनरी चीज बना लो कुछ भी, जिसमें आप ये सारी चीजें रख दो, तो आपको बहुत लंबे समय तक जो है ये जो मेमोरी है वो मेमोरी में आपके सस्टेन करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप ये तीनों चीजें, चारों चीजें याद कर लोगे। 500 3 तो 5 किताबें हैं इसकी, जिसमें रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दोनी प्रकाश, ये पांचों पुंडरीक विट्ठल की है। पुंडरीक विट्ठल के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है दलपत राय का। दलपत राय वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है। तो दलपत राय ने दो किताब, अपनी दो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं रची। उनमें से एक है पवन पश्चिम और एक है पत्र प्रशस्ति, ठीक है। पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना पछुआई पवन है, ठीक है। तो पछुआई पवन है कौन सी? पवन पश्चिम, ठीक है। तो पछुआई पवनों से जो है कभी कभी जब अपने साथी गण आते थे तो वो पत्र भेजते थे, पछुआई पछुआई पवनों के माध्यम से पत्र या कबूतरों को भेजा करते थे। तो पत्र प्रशस्ति, ठीक है। तो पत्र प्रशस्ति ऐसे याद रख लेना, और पछुआई पवनें चलती है तो पवन पश्चिम याद रख लेना, ठीक है। ये दलपत राय द्वारा जो है ये दोनों कृतियां लिखी गई थी। तो आप किसी भी प्रकार से जैसा आपको याद हो ना, मुख्य मुद्दा ये है आपको लंबे समय तक जो है सस्टेन करनी है इस मेमोरी को। फिर इसके बाद अपन देखते हैं राय मुरारी दास मान प्रकाश, ठीक है। जगन्नाथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, तो जगन्नाथ जो होंगे वो मानसिंह की कीर्ति की मुक्तावली करेंगे, मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे मानसिंह की कीर्ति की। फिर दादू दयाल ने दादूवाणी लिखी थी, ये इनके दरबार में नहीं थे हालांकि, लेकिन इनके समकालीन थे, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, आपको दरबारी समझ में आ गया। अब स्थापत्य में देखते हैं ना, मानसिंह की स्थापत्य में। तो मानसिंह की स्थापत्य में आप 4 या 5 चरणों में आप इसको देख सकते हो। एक तो इन्होंने आमेर के राजप्रसाद, आज के जो आमेर के राजप्रसाद है वो मानसिंह जी द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण काम है इनका, आमेर के राजप्रसादों का निर्माण। इसके बाद जो है आमेर में बारादरी है। बारादरी जो है उस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो बारादरी का स्थापत्य का जो है वो निर्माण करता भी कौन माना जाता है? वो निर्माता भी माना जाता है अपना मानसिंह, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी है। बारादरी का निर्माण या आमेर में बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। फिर इसके बाद दो शहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बंगाल में अकबरनगर बसाता है और बिहार में मानपुर बसाता है। बिहार में मानपुर बसाएगा बिहार गवर्नर रहते हुए, फिर बंगाल में अकबरपुर या राजमहल बसाएगा, ठीक है। तो ये दो शहर बसाता है, इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना आप। फिर इसके बाद एक 4-5 मंदिर इनके इंपॉर्टेंट है। 5 मंदिर स्थापत्य का काम करवाता है ये, ठीक है। सबसे पहले भवानी शंकर मंदिर बनाएगा बैकुंठपुर में, पटना में बैकुंठपुर धाम पड़ता है, वहां पर जो है भवानी शंकर मंदिर का निर्माता कौन है? अपना मानसिंह है। फिर महादेव मंदिर बनाएगा गया में, ठीक है। तो गया में महादेव जी का मंदिर बनाएगा। फिर शिला देवी का मंदिर बनाएगा आमेर में। आमेर अपना इनका मुख्य धाम है, तो अपने मुख्य जगह पे अच्छे मंदिर बनाएगा। एक तो शिला देवी का मंदिर बनाएगा, एक जगत शिरोमणि का मंदिर बनाएगा, है ना। तो एक अपने गोविंद देव जी का मंदिर भी बनाएगा वृंदावन में, ठीक है। तो वृंदावन ये वाला गोविंद देव जी का मंदिर नहीं, देखो जयपुर स्थापना के बाद क्या है गोविंद देव जी का मंदिर, इससे पहले जो है वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर के निर्माण कौन करवाता है? अपना मानसिंह। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका, ठीक है। फिर जगत शिरोमणि का मंदिर बनाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी रानी रहती कनकावती, बहुत महत्वपूर्ण। तो जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसकी रानी कनकावती ने, मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया था। जो जगत सिंह जो थे मानसिंह के शासनकाल के दौरान ही मारे जाते हैं, ठीक है। बहुत पसंदीदा पुत्र थे मानसिंह के। तो जगत सिंह और कनकावती के पुत्र थे अपने, सॉरी, मानसिंह और कनकावती के पुत्र थे जगत सिंह। तो जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है उनके जीवन काल में, तो जगत शिरोमणि का जो टेम्पल है वो उनकी याद में अपने बनवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीरा वाली मूर्ति, मीरा जो जिस मूर्ति कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है, वो मीरा वाली मूर्ति जो है जगत शिरोमणि मंदिर में ही रखी हुई है, ठीक है। तो एक और फैक्ट याद रख लेना, अपने मीरा वाली मूर्ति जो है कहाँ रखी गई है? जगत शिरोमणि मंदिर में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं पूरे मानसिंह से संबंधित, फटाफट से याद करवा देता हूँ। राजा मानसिंह, मिर्जा राजा और फरजंद, इसकी दो उपाधियां प्रसिद्ध है। 1589 में शासक बनता है। उससे पहले भंवर मानसिंह, इसका जन्म जो है मौजमाबाद में होता था। भंवर के रूप में जो है इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से मुगल सेवा में अपनी सेवा देना आरंभ कर दिया था। रणथंबोर अभियान के दौरान वो सुरजनहाड़ा से मिलते हैं अपने पिता के साथ में, और सुरजनहाड़ा को मुगलों के पक्ष में करवाते हैं। इसके बाद गुजरात अभियान में 3 महत्वपूर्ण अभियान किए जाते हैं। उस दौरान शेर खां फौलादी और उसके पुत्र के विद्रोह को दबाया जाता है। उसके बाद सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा और अफगानों के खिलाफ युद्ध किया जाता है, और जिसमें हरावल का नेतृत्व कौन करता है? मानसिंह। फिर डूंगरपुर आक्रमण के दौरान एक शासक रहता है डूंगरपुर का आस्करण, उससे मिलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब वो मिल नहीं पाता है तो उस पर अटैक किया जाता है, और उनके जो दो प्रमुख भतीजे थे बागा और दुर्गा, वो जो है इस अभियान के दौरान मारे जाते हैं। बाद में आस्करण जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। फिर कुंवर मानसिंह के रूप में
भगवान दास के उस समय शासक थे, इसलिए कुंवर मानसिंह हो गए। और कुंवर मानसिंह के रूप में इन्होंने 4 प्रमुख काम किए। प्रताप के दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने किया 1576 में। 1581 में मिर्जा हकीम के खिलाफ जो है काबुल में विद्रोह किया और उसमें जो है 5 कबीलों को जीता। इस वजह से इनकी ध्वजा का रंग ही कैसा हो गया? पचरंगी ध्वजा। ठीक है, तो ये झाड़ सहित ध्वजा पहले यूज करते थे, उसके बाद से कौन सी ध्वजा आ गई? पचरंगी ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा। ठीक है, 1585 में जो है काबुल की सूबेदारी जो है इन्होंने काबुल की सूबेदारी संभाली। 1587 में बिहार के सूबेदार बना के भेज दिया गया। वहां पे बिहार में जो है अराजकता की स्थिति बनी हुई थी इससे पहले, तो अराजकता की स्थिति को शांत करने वाले शासक भी कौन है? मानसिंह। फिर उसके बाद 89 में इनके पिता भगवंत दास जी की मृत्यु हो जाती है और पटना में इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जब वापस आमेर आते हैं 1589 में आमेर का राजा बनते हैं, वापस बिहार जाते हैं क्योंकि बिहार के गवर्नर है उस समय में। तो बिहार में 3 काम करेंगे, पहले गिद्धौर के पूरणमल को हराएंगे, फिर 1590 में खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराएंगे और फिर हाजीपुर के गणपत को हराएंगे। तो 3 ये काम महत्वपूर्ण है। उसके बाद उड़ीसा में विद्रोह किया जाता है। उड़ीसा में जो है अफगानों के खिलाफ कतलू खां और नासिर खां को हराया जाता है बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में। तो बीनापुर और सारनगढ़ के युद्धों में कतलू खां और नासिर खां को हराएंगे। फिर खुर्दा में जो है रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करेंगे या आत्मसमर्पण करवा देंगे रामचंद्र से, खुर्दा के राजा से। फिर बंगाल सूबेदार बनते हैं 1594 में। उस समय जो है राजधानी जो है टाडा से अकबरपुर या राजमहल लेके जाएंगे। उसके बाद 1603 में जब इनको अकबर द्वारा 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि दे दी जाती है तो इनमें इनका जो है स्ट्रेचर और ऊपर हो जाता है। मुगल जो प्रमुख व्यक्ति हैं मुगलों के, उस समय उनका स्ट्रेचर उसके बराबर हो जाता है। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है खुसरो षड्यंत्र में जो है इनका नाम आता है। खुसरो इनका भांजा था, तो खुसरो षड्यंत्र में इनका नाम आता है। अपने जहांगीर के साथ जो है मनमुटाव हो जाता है मानसिंह के नाम आने पर। ठीक है, उसके बाद बंगाल की तीसरी सूबेदारी दे दी जाती है। उसमें केवल निजामती अधिकार दिए जाते हैं 1605 में, और दीवानी जो अधिकार है वो वजीर खां के पास रहते हैं। दक्षिण भारत की अभियान में 1609 में भेजा जाता है। वहीं पर 1614 में एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र में। तो ये हैं इतने मानसिंह। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे। स्थापत्य में आमेर का राजप्रसाद बनाया, 12 दरी जो आमेर की 12 दरी है उसमें मुगल प्रभाव दिखता है, वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा 2 शहर बसाए थे, बंगाल में अकबरपुर, बिहार में मानपुर। इसके अलावा 4-5 मंदिर महत्वपूर्ण है। भवानी शंकर का मंदिर बैकुंठपुर पटना में है, महादेव का मंदिर गया में है, शिला देवी का मंदिर आमेर में है, गोविंद देव जी का वृंदावन में है, और जगत शिरोमणि का मंदिर जो प्रमुख अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया था रानी कनकावती द्वारा। इनकी रानी थी प्रमुख कनकावती, जगत सिंह इनका पुत्र था। और मीरा वाली मूर्ति में इनकी जो है मीरा वाली मूर्ति जगत शिरोमणि में रखी हुई है। और तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें बारीक काम हो रखा है, तो इसलिए जगत शिरोमणि तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी आपसे आर्ट एंड कल्चर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके प्रमुख दरबारियों में देखते हैं तो पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने 5 किताबें लिखी थी। दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, राग मंजरी और रागमाला। फिर राय मुरारी दास, ठीक है, राय मुरारी दास है। मान प्रकाश जिसने लिखी थी जगन्नाथ के समय, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली और दादू दयाल द्वारा दादुवाणी, ये इनके समकालीन थे लेकिन इनके दरबारी नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हरिनाथ और सुंदरदास 2 और दरबारी थे। इसके अलावा दलपत राय ने पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति ये रचनाएं लिखी थी। तो ये था अपना पूरा मानसिंह। और इसमें मानसिंह के अलावा मुझे लगता नहीं है इसमें ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा जो अपने इस जो लिखे हुआ है ना उससे बाहर का कोई प्रश्न हो। ठीक है, इसमें मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी है। और फिर बाहर का आ जाए तो अब यार इतिहास तो इतना इनफाइनाइट है ना, और आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो इससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप जो है इस पे पूरी तरह से विश्वास रखिए इस मैटर पे, और निश्चित ही आपको जो है इस मैटर के जरिए आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी, ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसी तरीके का स्नेह आप बरसाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है ना अपना, जो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको अपन जल्दी से जल्दी कवर कर सके। ठीक है, ये है अपना वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है रायसिंह जी, बीकानेर के रायसिंह जी को कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना मिडाइवल फेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा राजस्थान का। इसके बाद अपन राजस्थान के मॉडर्न पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो, है ना। धन्यवाद आप सभी का।